जिस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसी शाम अचानक भयानक दंगे शुरू हुए। लोग बदले की भावना से पागल हो चुके थे। 1 नवंबर 1984 में जब दिल्ली की गलियां रक्त से लाल हो गई, जब 3 दिन तक सिखों का नरसंहार हुआ, जब दिल्ली की सड़कों पर 3 दिनों तक कानून नहीं बल्कि भीड़ का राज था, तो सवाल यह है कि क्या यह हिंसा अचानक भड़क उठी या फिर इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया? क्या सिखों को पहचान कर निकाला गया? क्यों पुलिस मौजूद होते हुए भी मौन खड़ी रही? और क्यों आज 4 दशक बाद भी इंसाफ एक अधूरी फाइल बना हुआ है? आज की यह डॉक्यूमेंट्री उसी सवाल की पड़ताल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस काले अध्याय में, जहां दंगा शब्द एक सफेद झूठ है। रिपोर्ट्स चीख चीख कर कहती हैं यह संगठित नरसंहार था। इसकी जड़ें ऑपरेशन ब्लू स्टार में थी। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो सिखों का हृदय था, वहां सैनिकों ने घुसकर सब कुछ रौंद डाला। तीर्थयात्री मारे गए, मंदिर की दीवारें खून से सनी। सिखों ने इसे अपनी पहचान पर हमला माना और बदला लिया गया इंदिरा गांधी की हत्या से, जो उनके ही बॉडीगार्ड्स ने की थी, जो सिख थे। लेकिन वह बदला पूरे समुदाय पर उतर आया, क्योंकि सत्ता के कुछ हाथों ने आग को हवा दे दी थी। जांच आयोग ने दर्ज किया कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और समर्थक सिखों को निशाना बनाने के सूत्रधार बने, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। हुआ यह कि 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:20 पर इंदिरा गांधी की हत्या होती है और शाम तक दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के आसपास भारी भीड़ जमा हुई और सिखों पर योजनाबद्ध हमले शुरू हो गए। तमाम जांच रिपोर्ट्स कहती हैं कि वर्तमान नेताओं के घरों पर बैठकें हुई, जहां हथियार, पैसे और मतदाता सूचियां बांटी गई। मतदाता सूची इसलिए कि उनका सही पता मिल सके, इसके लिए सिख घरों को एस मार्क से चिन्हित किया गया। 1 नवंबर 1984 को हिंसा पूरी चरम पर थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, पालम जैसे इलाकों में सुबह से ही सिखों के घरों पर हमले शुरू हो गए थे। गुस्साई भीड़ ने घरों में घुसकर सिख पुरुषों को बाहर निकाला, उनके बाल काट दिए, टायर पहनाकर, जिसे नेक सेलिंग कहा जाता है, केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग लगा दिए। सुल्तानपुरी में भी वही हाल था। सुबह 8 या 9 बजे के आसपास 500 से लेकर 600 लोगों की भीड़ B2 पार्क के पास इकट्ठा हुई। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में भीषण हिंसा हुई। इस क्षेत्र में जुड़े मामलों में जैन बनर्जी समिति और नानावटी आयोग की रिपोर्ट्स यह दर्ज करती है कि तत्कालीन कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का नाम कई गवाहियों में सामने आया। इन गवाहों ने आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और हिंसा को रोकने के बजाय उसे और भड़काया कि सिखों ने हमारी इंदिरा गांधी को मारा है, अब सिखों को मारो, लूटो और आग लगा दो, ऐसे उकसाऊ भाषण दिए। भीड़ ने खून का बदला खून जैसे नारे लगाए और सिखों के घरों पर हमला किया। मुख्य रूप से A4, C4 और F ब्लॉक ज्यादा ही प्रभावित हुए। तमाम आयोग और जांच समिति ने रिपोर्ट में कहा है, हमलावरों ने लोहे की रॉड, चाकू, डंडे और केरोसिन का इस्तेमाल किया। सिख पुरुषों को बाहर खींचकर मार डाला गया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और घरों को लूटकर आग लगा दी गई। यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर केरोसिन आया कहां से? तो इसका जवाब यह है कि केरोसिन पार्टी से जुड़े डीलरों जैसे A4 ब्लॉक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद द्वारा उपलब्ध कराया गया था, ऐसा जांच समितियों की रिपोर्ट कहती है। महिलाओं पर यौन हिंसा व्यापक थी और बड़ी ही आम थी, लेकिन शर्म और लज्जा के कारण कई मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। दिल्ली में हिंसा ने सिख समुदाय को गहरा आघात पहुंचाया, जिसमें उनकी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। हिंसा में एसिड अटैक और बच्चों को दीवारों पर पटक कर मारना भी शामिल था। एक सफेद एम्बेसडर कार में एक प्रमुख नेता, जिसने चेहरा ढका था लेकिन बाद में पहचाना गया, उसने भीड़ को सलाह दी और उसी की सलाह के बाद गुरुद्वारा आग के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी है कि पुलिस वैनों से अफवाहें फैलाई गई कि सिखों ने दिल्ली की सप्लाई वाटर में जहर मिला दिया है, जिससे भीड़ और उग्र हो गई। गवाहों के अनुसार सिखों ने शुरुआत में खुद का बचाव किया, लेकिन पुलिस ने उनके हथियार जैसे कृपाण आदि छीन लिए और कॉलोनी के सभी निकास बंद कर दिए, जिससे वे असहाय हो गए। फिर 2 नवंबर 1984 का वह दिन
जब हिंसा पूरे चरम पर थी। कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन लागू नहीं हुआ। सेना तैनात की गई लेकिन पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। त्रिलोकपुरी ब्लॉक 32 की 2 सकरी गलियों में लगभग 350 सिखों, महिलाओं और बच्चों सहित उन सबको 72 घंटों में समाप्त कर दिया गया। भीड़ों ने घरों को लूटा, आग लगाई और शवों को जलाने की कोशिश की। कुछ मामलों में पुलिस ने सिखों पर झूठे केस भी दर्ज किए और गवाहों तक को धमकाया। मानवाधिकार रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि पुलिस ने लाशों को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का भी प्रयास किया ताकि मौतों की संख्या कम दिखे। पत्रकार राहुल कुलदीप बेदी और जोसेफ मालिकन इंडियन एक्सप्रेस के पहले रिपोर्टर थे जो त्रिलोकपुरी पहुंचे और भयानक दृश्यों की रिपोर्टिंग की। एक गवाह बोलता है जिसका नाम मोहन सिंह था। उसने बताया कि पूरा इलाका धुएं और मौत की बदबू से भरा हुआ था। 3 नवंबर 1984 को सेना और पुलिस की कार्रवाई से हिंसा थमती है। शवों को एम्स हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुके थे। सिखों का घर पूरी तरह से उजड़ चुका था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। आयोगों की रिपोर्ट्स और मानवाधिकार दस्तावेजों के अनुसार हरियाणा के पतौड़ी क्षेत्र में कम से कम 17 सिखों की हत्या की गई, जिनमें कई को जिंदा जलाया गया। विभिन्न गवाहियों में महिलाओं के साथ गंभीर यौन हिंसा हुई और अमानवीय व्यवहार के भी आरोप सामने आए। कई इलाकों में गुरुद्वारों को पहले निशाना बनाया गया, जिसके बाद सिख बस्तियों पर भी हमले हुए। हालांकि इस हिंसा के बाद 1985 में कांग्रेस नेताओं पर बदले के हमले हुए, जैसे कांग्रेस सांसद ललित माकन और उनकी पत्नी की नई दिल्ली में हत्या कर दी गई। इस हमले को कई विश्लेषकों ने 1984 की घटनाओं के प्रतिशोध से जोड़कर देखा। दूसरी घटना तब घटी 1985 में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जन दास पर जानलेवा हमला किया गया, जिसे उस दौर की प्रतिशोधी हिंसा के संदर्भ में देखा गया। हालांकि बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस दंगे का मुख्य कारण इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का बदला था, लेकिन यह सहज ही नहीं था, बल्कि यह संगठित था और सुनियोजित था। रिपोर्ट्स के अनुसार सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने मतदाता सूचियां और राशन कार्डों का इस्तेमाल सिखों और उनके घरों को चिन्हित करने के लिए किया। पेट्रोल और केरोसिन सत्ताधारी पार्टी के नियंत्रित स्टेशनों से वितरित किए गए, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों और जांच रिपोर्ट्स के अनुसार 1984 की हिंसा के दौरान केरोसिन और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील सामग्री असामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। कई गवाहियों में यह आरोप सामने आया कि स्थानीय राजनीतिक प्रभाव वाले डीलरों और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों की भूमिका से यह सामग्री भीड़ तक पहुंची। राज्य नियंत्रित मीडिया ने भी खूब प्रचार किया, खून का बदला खून से जैसे नारे प्रसारित किए। अफवाहें फैलाई गई कि सिखों ने पानी में जहर मिला दिया और जहर मिली मिठाइयां बांटी। हालांकि आरएसएस और भाजपा पर भी कुछ इलाकों में शामिल होने का आरोप लगे, लेकिन नानावटी आयोग ने आरएसएस की संगठित भूमिका से इनकार कर दिया। जांच रिपोर्ट्स और गवाहों के अनुसार नेता जैसे सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, बालवान खोखर ने भीड़ का नेतृत्व किया। 100 रुपए के नोट बांटे और शराब बांटी, साथ ही साथ 5000 रुपए का इनाम हत्याओं पर दिया। पुलिस ने सिखों से हथियार छीने और भीड़ को भी रास्ता दिया। बलात्कार के कई मामले दर्ज हुए। यह विवरण PUCL रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स वॉच और पीड़ित महिलाओं की गवाहियों में दर्ज हैं। कई मामलों में नाम सामाजिक शर्म के डर के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए। अब बात करते हैं हताहतों के सरकारी आंकड़ों पर। तो पूरे भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2800 मौतें हुई, लेकिन स्वतंत्र अनुमान यह कहता है कि 8000 से लेकर 17000 सिख मारे गए, जिसमें कम से कम 20000 सिख परिवारों को दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। दिल्ली में आहूजा समिति ने 2733 मौतें बताई। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। और एक चीज सवाल उठता है, क्या आपको पता है कि यह इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों रहे? क्योंकि इन कॉलोनियों में निचले मध्यम वर्ग के सिख परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। ज्यादातर लोग सरकारी, प्राइवेट नौकरी, ट्रांसपोर्ट, छोटी दुकानों से जुड़े थे। आर्थिक और सामाजिक रूप से वे कमजोर थे। ना तो इनके पास निजी सुरक्षा थी और ना ही इनके पास राजनीतिक पहुंच थी। कई जिंदा जलाए गए, टायर डालकर महिलाओं से रेप हुआ और शवों को नदियों में फेंका गया या फिर जला दिया गया। ये इलाके झुग्गी झोपड़ी और DDA कॉलोनी मिश्रित थे, जिसमें संकीर्ण गलियां थी, खुले हुए घर थे और कम ऊंची दीवारें थी। भीड़ को हमला करना आसान था।
बचकर भागने या छिपने के विकल्प बेहद सीमित थे। एक और बात, दंगों में पहचान कर मारने का पैटर्न दिखा, जैसे पगड़ी, केस, कड़ा, गुरुद्वारे और सिख घरों की सूची। त्रिलोकपुरी ब्लॉक 32 इसका सबसे भयावह उदाहरण बना, जहां सामूहिक रूप से सिखों का कत्ल हुआ। अब बात आती है कि इसके लिए कानूनन कौन अपराधी ठहराया गया, तो इसमें जांच आयोग के अनुसार मुख्य रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत आदि का नाम आया। जबकि पुलिस ने भी भीड़ का सहयोग किया, भीड़ को प्रोत्साहित किया और सिखों पर गोलियां चलाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 20,000 से अधिक सिख दिल्ली से पलायन कर गए। सिखों में अलगाव की भावना बढ़ी, खालिस्तान आंदोलन और मजबूत हुआ। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 का बम विस्फोट हुआ, जिसमें 329 मौतें हुई। इसी का बदला था। कांग्रेस नेताओं जैसे ललित माकर की 1985 में हत्याएं हुई। हालांकि 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी और 2017 में वॉल ऑफ ट्रुथ स्मारक बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैलिफोर्निया ने 2015 में, कनेक्टिकट में 2018 में, अंटारियो में 2017 में इसे नरसंहार माना। भारत में मोदी सरकार ने 2019 में स्वीकार किया। अब बात आगे करेंगे कि कितने जांच और आयोग बने और उनका क्या परिणाम हुआ, क्या नतीजा निकल कर आया। तो बताना चाहेंगे कि कुल 10 आयोग बने। मरवा आयोग इसमें सबसे पहले बना था, जो 1984 में, जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध मिली, लेकिन जिसे समय से पहले रोक भी दिया गया। उसके बाद मिश्रा आयोग 1985 में बना, जिसमें कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं हुआ और इसे पक्षपाती माना गया। कपूर मित्तल समिति 1987 में बना, जिसमें 72 पुलिस अधिकारी दोषी साबित हुए, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। जैन बनर्जी समिति 1987 में बना, सज्जन कुमार पर केस की सिफारिश हुई, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। नानावटी आयोग 2000 में बना, जिसमें कांग्रेस नेताओं की उकसाहट, पुलिस की निष्क्रियता, साथ ही साथ राजीव गांधी को क्लीन चिट मिली। उसके बाद पुलिस की मिलीभगत साबित हुई, संगठित हिंसा की भी पुष्टि हुई। इसके बाद भी कई जांच आयोग बने, जैसे जैन अग्रवाल 1990 में, नारूला 1993 आदि ने सिफारिशें की, लेकिन कार्यवाही कम हुई। इसके बाद 2012 तक सीबीआई जांचों में 442 लोग पर दोष सिद्ध हुआ, लेकिन कई बरी हो गए। 2015 में SIT बनी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टीम गठित की। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने न्याय की कमी बताई और आज भी कई मामले लंबित हैं और पीड़ित न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग हुआ। सिख समुदाय आज भी आघात से उबर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया अधर में है। अब बात करते हैं इन दंगों में राजीव गांधी की भूमिका क्या रही। तो 1984 के सिख दंगों में राजीव गांधी की भूमिका विवादास्पद रही। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। और इस पर उनका एक और बयान आया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह बयान दंगों को अप्रत्यक्ष रूप से जायज ठहराने जैसा माना गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। बाद में कई आयोग और अदालतों ने यह भी दर्ज किया कि दंगे राजनीतिक संरक्षण के बिना इतने व्यापक नहीं हो सकते थे। तो वीडियो के अंत में उनके परिवारों को गहरी संवेदना, जो इस जनसंहार से बुरी तरह प्रभावित हुए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर बात होना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इतिहास को बिना डर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।